नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और इससे पहले हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं। टारगेट हमारा रहेगा 24 जुलाई को जो आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा लगी हुई है उसको यहाँ पर हमें क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी का हो, जीके का हो या फिर ग्राम समाज एवं विकास का हो। तो सभी लोग बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पूछा गया है कि भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं: विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती या फिर रैचिंग खेती। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिश्रित खेती। ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित खेती की पद्धति भारत में अपनाई जाती है। अगर बात करें रैचिंग खेती की, तो रैचिंग खेती की पद्धति कहाँ अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, और इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत अंश क्रय हेतु ब्याज रहित ऋण एवं अनुदान का प्रावधान कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों हेतु रखा गया है? तो बताना है कि कितने प्रतिशत लोगों के लिए ये जो है रखा गया है। तो ये रखा गया है निर्बल वर्ग के आने वाले लगभग 30% 50% अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों हेतु रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर परिवार को कितने रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि दी जाती है? तो बताना है कि कितनी राशि यहाँ पर दी जाती है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 10,000, 12,000, 15,000 या फिर 20,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000। 20,000 की एक मुफ्त राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कितने किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है? तो बताना है आपको क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत कितने किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है? 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या फिर 10 किलोग्राम? तो यहाँ पर दिया जाता है 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस्में प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाले किस फल की हैं? नागपुरी, एमपदार तथा लड्डू। तो बताना है कि ये किस फल की किस्में हैं? सेब, संतरा, केला या फिर मौसमी? तो ये जो है किसकी किस्में हैं? संतरा की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी संतरा हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित जोड़े में से किस में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश किस में यहाँ पर संपूर्ण देश में अग्रणी है। पहला ऑप्शन दिया है गेहूँ, जौ, मूंगफली और गन्ना। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश जो अग्रणी है वो है गेहूँ में, जौ में, मूंगफली में और गन्ना में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंचायती राज की विचारधारा आधारित है। तो बताना है कि ये जो है किस पर आधारित है? तो ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागरूकता के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक सहयोग एवं विकास या फिर सरकार में लोगों की भागीदारी? तो बताना है कि किस पर ये आधारित है पंचायती राज की विचारधारा। तो ये आधारित है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं
मुख्य रूप से धन के लिए निर्भर हैं। तो बताना है कि ये किस पर निर्भर हैं, स्थानीय कर पर, विशेष कर, संपत्ति कर या फिर सरकारी वित्त कर। तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये निर्भर हैं सरकारी वित्त कर पर। ऑप्शन नंबर डी सरकारी वित्त कर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन जो ये हम आपको करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपसे पूछे गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इनको पढ़ के जाइएगा, बहुत ही आपको वहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पूछा गया है महिला स्वयं सिद्ध योजना भारत सरकार के द्वारा कब चलाई गई। तो बताना है कि इसको कब स्टार्ट किया गया था, महिला स्वयं सिद्ध योजना को। तो अगर बात करें महिला स्वयं सिद्ध योजना की, तो इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को छोटी छोटी जो बचतें होती हैं उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता था और इसको स्टार्ट किया गया था सन 2001 में। तो ऑप्शन नंबर बी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस राज्य में पाई जाती है। तो बताना है कि भैंसों की संख्या जो है वो किस राज्य में अधिकतम है। तो सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूपी जो है भैंसों की संख्या में सर्वाधिक है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का आरंभ किया गया। तो बताना है आपको कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का आरंभ कब किया गया। तो इसका प्रारंभ किया गया था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जारी करने वाली संस्था अगर पूछी जाए तो कौन है, वो है कृषि मंत्रालय। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कृषि मंत्रालय द्वारा इसको जो है आरंभ किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो बताइएगा आप लोग कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नामकरण हुआ है। तो बताना है कि इसका जो है नामकरण क्या यहाँ पर किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, अनुश्री, चांदनी, के 402 या फिर लूनीश्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनीश्री। जो धान की नई किस्म है इसका नामकरण किया गया है लूनीश्री के नाम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो बताना है आपको कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती है। दियारा खेती, तर खेती, तैरती खेती या फिर आर्द्र खेती। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर की जाती है दियारा खेती। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दियारा खेती क्या होती है, तो चलिए जान लेते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आती है उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु के जो अंत में उन क्षेत्रों में फसलों की बुआई को ही हम दियारा खेती कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ का पानी निकल जाता है उसके बाद वहाँ पर बुआई की जाती है, वही बुआई को ही हम लोग दियारा खेती के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे जो है नदियारी बाउल लाइक स्ट्रक्चर की खेती भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, क्या कहा जाता है, नदियारी भी कहा जाता है और बाउल लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अब जान चुके हैं कि दियारा खेती क्या होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है। तो बताना है कि इसका मानक क्या है इन 4 ऑप्शंस में से। तो जिनकी वार्षिक आय ₹15,000 से कम है वह जो है इस मानक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना कब प्रारंभ की गई। तो बताना है आपको कि कंप्यूटरीकरण की योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रारंभ की गई थी 1988 से लेकर 1989 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार भारत सरकार गुणवत्ता का चिन्ह ISI
प्रदान करती है वैसी क्वालिटी मार्किंग का चिन्ह प्रदेश में क्या है। तो बताना है कि क्वालिटी मार्किंग का चिन्ह प्रदेश में क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है क्यू, जी, यू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका कोई चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 50। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज जो हैं इसका वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में पंचायती राज संस्थाएं किस संवैधानिक निर्देशों द्वारा स्थापित हैं। बताना है आपको इन 4 ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा दिया है उद्देश्य का और चौथा है संघवाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं तो ये आते हैं आर्टिकल 36 से 51 के मध्य। कहाँ से मध्य आते हैं? 36 से 51 के मध्य इनका वर्णन है अनुच्छेद में। और किस भाग के अंतर्गत आते हैं तो ये आते हैं भाग 4 के अंतर्गत। और नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है तो मौलिक अधिकार को लिया गया है यूएसए के संविधान से। और अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है तो मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल जुबान पर रटे होने चाहिए, ये कहीं भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इनको रिवाइज करते चलिएगा हमारे साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया था। तो बताना है कि ये कब शुरू किया था राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। तो जितने भी मिशन हुए, योजनाएं हुई, वो तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इनको तो आपको बिल्कुल ही भूलना नहीं है। तो बताना है आपको कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं 1991, 92 और 93। तो ये स्टार्ट हुआ था 1993 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में भामर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बताना है कि भामर की तंग पट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी कहाँ पर? कंकरीले क्षेत्र में। कंकरीले क्षेत्र में ये जो है पाई जाती है भामर की तंग पट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया है। तो बताना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में और किस कार्यक्रम का विलय कर दिया है ये आपको बताना है। काम के बदले अनाज योजना बिल्कुल सही है। दूसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी सही है। यानी कि इन दोनों योजनाओं का विलय संपूर्ण जो है कर दिया गया है रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितने प्रतिशत प्राप्त करता है। तो बताना है आपको कि कितने प्रतिशत ये जो है प्राप्त करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये प्राप्त करता है 60%। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी कब? 1958 में। ऑप्शन नंबर डी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है रैचिंग पद्धति से खेती किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि रैचिंग पद्धति जो है ये कहाँ से संबंधित है। ये संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं रैचिंग पद्धति होती क्या है। तो रैचिंग खेती में जो भूमि की जुताई बुआई होती है वो आदि जो है नहीं की जाती है, और ना ही इसमें जो है फसलों को यहाँ पर उनको उत्पादन किया जाता है फसलों का, बल्कि यहाँ पर होता क्या है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उन पर जो है विभिन्न प्रकार के पशुओं को चराया जाता है, जैसे भेड़ हुई, बकरी हुई। तो यही जो पद्धति है ये कहलाती है आपकी रैचिंग पद्धति। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय खरपतवार, ये यहाँ पर खरपतवार लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, खरपतवार, ठीक है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में, भोपाल में, लखनऊ में या फिर झांसी में। तो ये जो है ये स्थित है आपका जबलपुर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट जो अगला प्रैक्टिस सेट है उसके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।